हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सीरीज रेलवे की हमारी चल रही है और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, नेक्स्ट वीक से राजस्थान का जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा उसको ध्यान में रखते हुए एक क्लास अलग से ऐड हो जाएगी इसमें। तो आप जुड़े रहिए, ये क्लास आपकी सभी के लिए हेल्पफुल है, एसएससी हो, रेलवे हो। और आपका जो राजस्थान का ग्रुप डी है उसमें कुछ क्वेश्चंस राजस्थान स्पेसिफिक भी आते हैं, तो वो पीवाईक्यू के माध्यम से उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारी 46 नंबर की क्लास है। क्लास शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। पहला प्रश्न देख लीजिए आप। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करता है, यानी कि निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की स्थापना, निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। तो आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 बताता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। आर्टिकल 324 बताता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। अब इसके बारे में बेसिक डिटेल हमने कुछ पिछली क्लास में डिस्कस की थी, तो फिर बता देता हूं मैं जो पहली बार देख रहे हैं क्लास। आर्टिकल 324 भारतीय संविधान का बताता है कि भारत में चुनाव करवाने के लिए एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस के चुनाव करवाएगा? तो लोकसभा के चुनाव करवाएगा, राज्यसभा के चुनाव करवाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव करवाएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाएगा और विधानसभा के चुनाव करवाएगा। विधानसभा के चुनाव करवाएगा, ठीक। और निर्वाचन आयोग ये मल्टी मेंबर बॉडी है इस समय, मल्टी मेंबर बॉडी, यानी कि बहुत सदस्य हैं इसमें। बहुत कितने? इतना भी बहुत नहीं, टोटल 3 सदस्य हैं। एक को बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक को क्या बोलते हैं? सीईसी, और अदर हो गए इलेक्शन कमिश्नर, अदर हो गए इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनको अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है सभी को। द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर, चुनाव आयोग का काम क्या है? टू कंडक्ट ऑल द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट के सभी चुनाव करवाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी चुनाव करवाता है। बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट में क्या आ जाएगा? पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, पहला सही है, करेक्ट बताना है। दूसरा, टू कंडक्ट इलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये भी सही है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव भी करवाता है। तीसरा, तीसरा है आपका टू रिकमेंडेड फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इन केस ऑफ एनी स्टेट नॉट इन कंडीशन, यानी कि राष्ट्रपति को यह सिफारिश भी कर सकता है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्य में राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करेगा? राज्य का गवर्नर करेगा, न कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टू सुपरवाइज डायरेक्ट एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल, तो वोटर आईडी वोटर कार्ड जो बनते हैं, लिस्ट तैयार होती है, इसको कंट्रोल कौन करता है? सुपरवाइज ऑब्जर्व कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। तो पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा पी सही हो जाएगा। तो 12वें का आंसर क्या है? पी, ठीक है। आगे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिए हुए हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिए हुए हैं, यहां देख लें एक बार आप। एक तरफ तो
क्या दिया है? युद्ध। एक तरफ दिया है युद्ध और दूसरी तरफ जो व्यक्ति हैं उससे संबंधित। दूसरी तरफ क्या दिया है? व्यक्ति और उससे संबंधित। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ बिलग्राम और बैटल ऑफ खुसरो और बैटल ऑफ खनवा किस किस के बीच हुई? यहां देखें आप, बैटल ऑफ हल्दी घाटी अकबर के बीच में होती है ना, और बैटल ऑफ बिलग्राम हुमायूं शेर शाह के विरोध में, और बैटल ऑफ खुसराहो जहांगीर, और बैटल ऑफ खनवा बाबर अगेंस्ट राणा सांगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? खुलदाबाद टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती गलत, फतेहपुर सीकरी टॉम्ब ऑफ इत्माउद्दौला गलत, आगरा टॉम्ब ऑफ औरंगजेब गलत, दिल्ली टॉम्ब ऑफ अब्दुल रहीम खाने खाना बिल्कुल सही है। दिल्ली में ही है इनका मकबरा। द फेमस दरगाह और टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती लोकेटेड इन फतेहपुर सीकरी, टॉम्ब ऑफ इत्माउद्दौला इज लोकेटेड आगरा, और टॉम्ब ऑफ औरंगजेब इज सिचुएटेड इन खुलदाबाद, और द टॉम्ब ऑफ अब्दुल रहीम खाने खाना इज सिचुएटेड इन दिल्ली। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विथ इंडिया, सबसे ज्यादा बॉर्डर भारत के साथ कौन सी कंट्री शेयर करती है? तो वो बांग्लादेश ही है ना। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करती है। कितना? देखो, बांग्लादेश जो भारत के साथ बॉर्डर शेयर करती है वो 4096 किलोमीटर का है, और चाइना जो शेयर करती है वो 3917 किलोमीटर है, पाकिस्तान 3310 किलोमीटर, नेपाल 1752 किलोमीटर, म्यांमार 1458 किलोमीटर, भूटान 587 किलोमीटर, अफगानिस्तान 80 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉर्डर भारत और बांग्लादेश के बीच में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द लाइन डीमार्केट्स इंडिया एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, कौन सी लाइन है जो इंडिया और चाइना के बीच में है? इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है? डूरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, नन ऑफ दिस। मैकमोहन लाइन। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज हैज हाईएस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इन 2023, निम्नलिखित में से वो कौन सी कमोडिटी है जिसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया गया भारत से? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल या केमिकल? 17वां प्रश्न। तो इंजीनियरिंग गुड्स सबसे ज्यादा भारत से जो एक्सपोर्ट हुआ है वो इंजीनियरिंग गुड्स का हुआ है ना, और टेक्सटाइल का तो होता ही है लेकिन इंजीनियरिंग गुड्स का सबसे ज्यादा। लार्जेस्ट इंपोर्टर कंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, भारत का कपड़ा खरीदने वाली सबसे ज्यादा कंट्री, मतलब भारत से सबसे ज्यादा कपड़ा खरीदने वाला देश कौन सा है? 18वां प्रश्न है आपके सामने। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए है। ठीक है, सबसे ज्यादा खरीदता है। इन विच डिपार्टमेंट विक्रम देवदत्त टेक चार्ज एज अ सेक्रेटरी, निम्नलिखित में से विक्रम देवदत्त ने सचिव बने हैं, कौन से विभाग में बने हैं? 19वां प्रश्न। तो कोल मंत्रालय में बने हैं। कहां पर? कोल मंत्रालय। ठीक है, याद रखेंगे, कोल सचिव बने हैं ये, कोल मंत्रालय में कोयला सचिव। विच स्टेट विल होस्ट द 18th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां एडिशन कहां पे हुआ? 20वां प्रश्न। प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां एडिशन कहां पे हुआ? कर्नाटक, हिमाचल, केरला, उड़ीसा। कहां पे हुआ? उड़ीसा। ठीक है, चलिए रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको बेसिक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। अगर लास्ट क्लास नहीं देखी है तो देख लें उसको। अभी हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स।
मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स क्या होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो प्रकार के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो मेनली हम जो क्वांटिटेटिव है वो देखेंगे अभी। तो इसमें पहला बैंक रेट आ जाएगा, बैंक रेट, बैंक दर, ठीक है। और तो पहले पहला ही समझ लेते हैं, फिर आगे का लिखेंगे। बैंक दर क्या होती है? आरबीआई कर्ज देता है कमर्शियल बैंक्स को, आरबीआई कर्ज देता है कमर्शियल बैंक्स को। तो किस इंटरेस्ट रेट पर कर्ज देता है आरबीआई कमर्शियल बैंकों को? वो इंटरेस्ट रेट ही आरबीआई बैंक रेट कहलाती है, जो अभी चल रही है 6.50%, 6.50%। यानी कि it is a interest rate on which RBI lends money to commercial bank and definitely commercial bank pay back interest। कितना इंटरेस्ट? 6.5%। अब मैंने आपको बताया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग है हर 3 महीने में एक बार होता है, यानी कि साल में 4 बार। तो अभी अप्रैल में मीटिंग है इनकी, है ना। तो उसी मीटिंग में ये डिसाइड करते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये बढ़ाने चाहिए या कम करने चाहिए। ये डिपेंड करता है कि उस समय उस टाइम पर मार्केट की सिचुएशन क्या है। क्या वी आर लीडिंग टुवर्ड्स इन्फ्लेशन, क्या हम महंगाई की तरफ बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, या महंगाई नहीं है, हम थोड़ा मंदी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि महंगाई की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम महंगाई को कंट्रोल करना चाहेंगे कि आगे ना बढ़े, तो हम इंटरेस्ट रेट क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो कमर्शियल बैंक लोन लेने के लिए कम आएंगे आरबीआई के पास। अगर कमर्शियल बैंक लोन लेने कम आएंगे तो कमर्शियल बैंक हम लोगों को भी कम लोन देंगी, या हम ही कम जाएंगे लोगों के लोन लेने। क्यों? क्योंकि हमें लगेगा कि अभी ब्याज दर बहुत है, थोड़ा सस्ता होने दो कर्ज, तब लेने जाएंगे। तो क्या होता है, आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर कमर्शियल बैंकों को लोन देती है, उस इंटरेस्ट रेट को ही बैंक रेट कहते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो लोन दिया जा रहा है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कैसे होता है? लॉन्ग टर्म, यानी कि लंबी समय अवधि, लंबी समय अवधि के लिए ये लोन होता है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, है ना। ध्यान रखेंगे। अब इसका इम्पैक्ट समझ लीजिए। इम्पैक्ट पे सवाल आता है, क्या होगा अगर मॉनेटरी पॉलिसी का बैंक रेट डिक्रीज कर दिया जाए? मान लो 6.25% कर देते हैं, अभी कितना है 6.50%, हमने कम कर दिया 6.25% कर दिया, तो क्या हुआ? कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन लेने आएंगे, और कमर्शियल बैंक यहां से लोन लेके सस्ता लोगों को भी लोन बांटेंगे, तो जाहिर सी बात है कस्टमर भी लोन लेने बहुत आएंगे। यानी कि कस्टमर को अगर लोन मिलने लगेगा तो कस्टमर के साथ पैसा और बढ़ जाएगा। अगर पैसा बढ़ गया कस्टमर के पास तो कस्टमर डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि बैंक रेट को कम करने का मतलब है कि मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं है और मंदी की स्थिति है। अब बाजार में पैसा देना है जिससे लोगों के पास पैसा पहुंचे, तो लोग मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर पाए, मार्केट में खरीदारी कर पाए, जिससे अर्थव्यवस्था चल सके। तो जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लगता है कि जो आर्थिक मंदी जैसी स्थिति चल रही है, लोगों के पास पैसे की कमी है, तो बैंक रेट कम कर दी जाती है, जिससे कमर्शियल बैंक लोन लेने ज्यादा आते हैं आरबीआई के पास, क्योंकि सस्ता हो जाता है लोन। और फिर उसी लोन को लेकर कमर्शियल बैंक उसे मार्केट में हम और आप लोगों को बांट देते हैं, तो हमें भी ब्याज देना होता है, तो वो भी सस्ता मिलेगा। समझ गए? तो जब बाजार में आर्थिक मंदी छाई है तो
बैंक रेट कम कर दिया जाता है, और जब बाजार में इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो बैंक रेट बढ़ा दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल 6.75%। अब अगर बैंक दर बढ़ा दिया जाएगा तो कमर्शियल बैंक लोन लेने कम जाएंगे आरबीआई के पास, और जब कमर्शियल बैंक ही कम जाएंगे लोन लेने आरबीआई के पास, तो वो कस्टमर को भी कम देंगे लोन, क्योंकि महंगा होगा तो कस्टमर भी लेने कम आएंगे, तो कस्टमर के पास पैसा कम जाएगा। ये स्टेप कब लिया जाता है? जब इन्फ्लेशन की स्थिति बन रही हो। ये जो स्टेप है वो कब लिया जाता है? इन्फ्लेशन की स्थिति बन रही हो। ठीक है, दूसरा जो टूल है वो है सीआरआर। सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है ये? तो वर्तमान में सीआरआर कितना है? 4% है। तो इट इज अ सम परसेंटेज अमाउंट ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक का जो एक दिन का टोटल डिपॉजिट होता है जमा, उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा होता है जिसे हर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास कैश में मेंटेन करके रखती है, जमा करके रखती है। तो मान लीजिए जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक के पास टोटल डिपॉजिट आया 100 रुपए, तो 100 का 4%, क्योंकि सीआरआर 4 है, यानी कि 4 रुपए आरबीआई के पास जमा करके रखेगी पीएनबी। ये डेली मेंटेन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए अगर सीआरआर 4% से कम कर दिया जाए, 3.35 कर दिया जाए, तो कमर्शियल बैंकों को पहले की अपेक्षा अब कम पैसा रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। अगर कम पैसा रखना पड़ेगा तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो बचेगा कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक उस पैसे को लोन में बांट पाएंगी, और लोन में बांट पाएंगी तो कस्टमर के पास पैसा पहुंचेगा। तो सीधी सी बात है, जब बाजार में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो सीआरआर बढ़ा दिया जाएगा, और जब बाजार में आर्थिक मंदी की सिचुएशन है कि लग रहा है लोगों के पास पैसा नहीं है, तो सीआरआर कम कर दिया जाएगा, जिससे बैंक ज्यादा से ज्यादा कर्ज बांट पाए। समझ गए? क्लियर है? तो ये दो टूल हमने डिस्कस किए। दोनों टूल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका, और वो आई होप आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किए आज के सवाल। आई होप चीजें क्लियर हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।